हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को मैं डिस्कस करता हूं। तो सैटरडे को सेशन होता है केमिस्ट्री का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बायोलॉजी होता है, थर्सडे फ्राइडे फिजिक्स और सैटरडे को हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो आज है सैटरडे और केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं जिसको कहा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है। यहाँ पर आप इतनी थ्योरीज पढ़ेंगे और आपको लगने लगेगा बीच में कि हम पहली थ्योरी पढ़ क्यों रहे हैं। तो पहली थ्योरी के बाद, क्योंकि हर थ्योरी कुछ समय के बाद फेल हो जाती है, फिर सेकंड थ्योरी आती है, फिर वो सेकंड थ्योरी में भी कुछ कमियां निकलती हैं। लेकिन ये जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जैसे कि हमारी लाइफ का, कि हम कई बार कुछ चीज़ करते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, फिर उन गलतियों को सुधार कर हम वापस से चीज़ें सुधारते हैं। तो वैसे ही है, लेकिन इससे क्या आप पुरानी चीज़ पढ़ना छोड़ दें? तो ऐसा नहीं है, वो पुरानी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए आपके सिलेबस में भी और शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में समझेंगे और क्या क्या रहा है इससे पीछे, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम आज किसी चीज से, किसी एटम को देखेंगे तो इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारी चीजें हम बोलते हैं। लेकिन क्या ये शुरू से ऐसा माना गया था? तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत अलग अलग लेवल पे डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो एटम्स तो बेसिकली क्या हो गए कि जैसे कि कोई हाइड्रोजन है, या आपका मैग्नीशियम है, या फिर हीलियम है, या लिथियम है, या बेरिलियम है, बोरोन है, ये सारे के सारे क्या हैं? एटम्स हैं। और एक एटम दूसरे से डिफरेंट होता है। तो मैटर्स में हमने एटम्स की बात की थी, इन्हीं को हिंदी में क्या कह दिया जाता है? तो एटम माने होता है आपका परमाणु। एटम्स का मतलब होता है परमाणु। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले ही। तो एटम्स का मतलब है परमाणु। तो हम यहां पर और मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं अणु और आयन। ये हमारा डिस्कशन हो चुका था, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो इसी परमाणु के बारे में करने वाले हैं। और परमाणु की संरचना कैसी होती है इसके बारे में। तो परमाणु संरचना में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक थ्योरीज में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या चीजें आज देखने मिलती हैं, वो किस तरह से उनको केटर किया गया था और टाइम के साथ डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उस पर हमारी आज बात होगी। तो देखा जाए तो ये जो एटॉमिक मॉडल्स हैं, जितने भी परमाणु के आपके अलग अलग मॉडल्स हुए हैं, तो इसमें शुरुआत कहां से होती है? तो इसमें शुरुआत होती है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन की कुछ कमियों को दूर कर देते हैं कौन? जे थॉमसन 1904 में। फिर आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के बाद नील बोर, और नील बोर के बाद जो है एरविन श्रोडिंगर। और देखा जाए तो यहां पर जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। तो एटॉमिक मॉडल्स में जो सबसे पहला मॉडल था, जिसमें बता दिया गया था कि भाई एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है। मतलब ये एक ऐसा पार्ट है, परमाणु सबसे छोटी इकाई कह दी गई थी किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। तो जॉन डाल्टन जो थे सबसे पहले एटम के बारे में, परमाणु के बारे में सिद्धांत देने वाले, थ्योरीज देने वाले, वो कौन थे? जॉन डाल्टन थे। उसके बाद थॉमसन मॉडल आया, जिसके अंदर बताया गया कि भाई कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता है इस तरीके से। तो ये थॉमसन पुडिंग मॉडल पढ़ा जाता है। फिर रदरफोर्ड ने गोल्ड फिल्म का एक्सपेरिमेंट किया था, एक गोल्ड फॉइल ली थी, उस पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डिंग कराई थी। तो ये एक एक करके चीजें समझेंगे हम। तो एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहला आ जाता है किसका? डाल्टन का मॉडल। कि देखा जाए तो भाई कोई भी चीज जो हम देख रहे हैं, हमने क्या बोला, इस संसार में, इस विश्व में, इस अर्थ पे क्या है? अलग अलग तरह के मैटर्स हैं। उन मैटर्स में अगर कोई सिंगल टाइप का मेटल होता है, कोई एक ही प्रकार का कोई पदार्थ होता है, तो उसको क्या कह दिया जाता है? उसको एटम कह दिया जाता है, उसको परमाणु कह दिया जाता है। तो अब वो परमाणु क्या होता है, वो कैसा दिखता है, इसके बारे में अलग अलग लोगों ने सिद्धांत दिए होंगे। तो इस तरीके से हमें अलग अलग मॉडल्स देखने मिलते हैं। इस मॉडल की शुरुआत कहां से हो रही है? तो जॉन डाल्टन साहब से हो रही है। तो हम जो बात करेंगे वो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में ही बात करेंगे कि डाल्टन का क्या कहना था। तो डाल्टन का सीधा सीधा कहना था कि भाई कोई एक एटम है, ये एटम अगर किसी के साथ कंबाइन हो रहा है, मान लिया जाए ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो क्या होता है? सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, अदला बदली होती है। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एक एटम किसी के साथ कंबाइन हो गया और यहां पर जो है फॉर्म हो गया। लेकिन उसका जो यहां पर डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में बात की जाती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की।
अब ये दो चीजें क्या हैं, तो बहुत ही बेसिक से मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। अभी हमने कुछ नहीं, हमने जस्ट बात करी है कि भाई आप सबको पता है कि कोई ना कोई पदार्थ होता है, कोई ना कोई चीज होती है, उसमें जो भी एक ही प्रकार की चीज से मिलकर बनी है तो उसको आप क्या कह देते हैं, उसको एलिमेंट या फिर आपका एटम्स कहते हैं, उसी को परमाणु कहते हैं। तो डेल्टन्स ने जो है ये थ्योरी दी कि भाई क्या है परमाणु, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो उनके सारे जो भी एक तरीके से आकलन थे, एस्टिमेट्स थे, उनको बेसिस पर हम एक थ्योरी का नाम दे देते हैं कि वो किसकी थ्योरी है। जॉन डेल्टन ने जो थ्योरी दी वो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हो गई, कि वो डेल्टन के द्वारा जो है आपका परमाणु का एक सिद्धांत दे दिया गया। तो इसमें इनने दो चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया, एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आपके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या होता है। अब देखा जाए कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, तो प्रोपोर्शन मतलब होता है अनुपात। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब आपका द्रव्यमान, संरक्षण। तो ये चीज क्या है, तो ध्यान से समझिए। हम बोलते हैं कि भाई हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन का आज की डेट में परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है। इसका एटॉमिक मास भी क्या है, 1 है। इसके अलावा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8, और इसका वजन होता है 16। अब देखा जाए तो सबसे पहले अनुपात की बात की गई, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। ये किसका नियम की बात कर रहे हैं, कि किसी भी चीज में एक जो है एक निर्धारित अनुपात होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहलाता है। जैसे कि H2O है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2:1 के रेशो में है। तो यहां पर कितने थे, एक हाइड्रोजन और यहां पर एक ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन कंबाइन होकर यहां पर बने। तो देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन एटम 1 मास ईच, तो यहां पर 2 मास यूनिट्स हो गए। यहां पर एक ऑक्सीजन मेटल है तो इसका 16 मास हो गया। तो देखिए यहां पर 16 मास था, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो इसका 1 मास, इसका 1 मास, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। इसका 16 था, तो यहां पर कितना आ गया, 18। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में जो पहले एटॉमिक मास था वही बाद में मिलकर भी है। मतलब यहां पर तो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हैं, लेकिन यहां कंबाइन होकर क्या बन गए, एक सिंगल बन गए। तो उन दोनों के मास में कोई अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहां पर एक ऑक्सीजन था, यहां पर 2 जो है हाइड्रोजन है, तो यहां पर भी आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक ऑक्सीजन दिख रहा है। तो ना इसके कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बदलाव आया, ना इसके मास में बदलाव आया। तो ये क्या फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ आपका कंजर्वेशन ऑफ मास की। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ क्या हुआ, अरेंजमेंट बदल गया। ये पहले आपको अलग अलग देखने मिल रहे थे, अब साथ में देखने मिल रहे हैं, लेकिन मास यहां पर भी बराबर, मास यहां पर भी बराबर। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही तो हुआ। तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में यही बात की गई डेल्टन ने, कि किसी भी कोई जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें सिर्फ क्या होता है, अदला बदली होती है, रीअरेंजमेंट होता है और कुछ नहीं होता है। वो लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन को भी करेगा, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब अनुपात भी एक जैसा होगा, और आपका मास का कंजर्वेशन भी होगा। जो मास यहां पर कंबाइन हो रहा था वही यहां पर निकल कर आ रहा है। तो ये जो है कोई भी एटम जो है इस थ्योरी को फॉलो करता है। तो डेल्टन की कुछ चीजें हमको निकल कर आई। तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, कि अभी तक तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि भाई एटम के अंदर क्या होता है या एटम से जुड़ी हुई कोई चीज। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस्ड बाय द साइंटिस्ट वाज गिवन एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन टू द अबव लॉज। अब क्या किया गया, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने जितनी भी चीजें थी, क्योंकि सबको पहले पता था परमाणु क्या है, लेकिन इस परमाणु से जुड़ी हुई चीजें नहीं पता थी, तो उन चीजों को दूर कौन कर रहा है, डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन का परमाणु का सिद्धांत। तो इसने क्या बताया, जो ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डेल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इन्होंने किसी भी पदार्थ की क्या वास्तविक अवस्था होती है और उसके अंदर परमाणु क्या होता है, एटम्स क्या होता है, उसके बारे में थ्योरी दी। इन्होंने सबसे पहले ही टुक द नेम एटम एज गिवन बाय द ग्रीक्स एंड सेड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स। इन्होंने एक ग्रीक शब्द का इस्तेमाल किया एटम का। देखा जाए तो सबसे पहले हमें क्या पता था कि इस संसार में सारी चीजें क्या हैं, मैटर है। वो मैटर सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, वो गैस हो सकता है, यही तो पता था। लेकिन इन्होंने एक ग्रीक शब्द एटम का इस्तेमाल किया कि भाई कोई भी जो पदार्थ है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब इसकी सबसे छोटी इकाई, उस छोटी इकाई को क्या कहा जाएगा, तो उस छोटी इकाई को कहा जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहा जाएगा मैटर का एटम है। वो पदार्थ का ही परमाणु है। ये इन्होंने बात कही कि वो परमाणु है। दूसरी क्या बात कही है,
His theory was based on the law of chemical combination. In 1808 इनका जो लॉ था, इनकी जो थ्योरी थी वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर थी। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब रासायनिक जो एक तरीके से जो दो चीजें हैं उसमें एक आ जाता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब जो अनुपात का नियम है, और आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास मतलब आपका जो जैसे ऊर्जा का संरक्षण का नियम होता है वैसे ही आपका द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन दोनों पर बेस था। जो मैंने आपको बताया उनका ये कहना था कि भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ क्या होता है, तो सिर्फ जो है रीअरेंजमेंट होता है और कुछ नहीं होता है। तो उनकी थ्योरी को आप क्या बता सकते हैं? तो डेल्टन ने सारी चीजों पर स्टडी करने के बाद 4 थॉट दिए, 4 तरह के व्यू दिए, उसी को डेल्टन एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। तो क्या है उसकी थ्योरी? तो सबसे पहला जो है डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो थी, डेल्टन का जो परमाणु का सिद्धांत था, इसने फर्स्ट कंप्लीट अटेम्प्ट किया एटम और उसकी प्रॉपर्टीज को समझने को। मतलब कि भाई परमाणु और उससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में सबसे पहले कौन बता रहा है? तो 1803 में जॉन डेल्टन बता रहे हैं, जो ब्रिटिश केमिस्ट हुआ करते थे, एक ब्रिटिश रसायन शास्त्री हुआ करते थे, मतलब केमिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने सबसे पहली चीज कही कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो करता है क्या? सबसे छोटा पदार्थ जिसको हम क्या कह रहे हैं, परमाणु या एटम कह रहे हैं, ये क्या फॉलो करता है? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ मास और लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो ये जो चीज होती है ये मैंने आपको बताई। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि ऑल द मैटर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स दैट इज इनडिविजिबल, कि जो जैसे कि आप किसी चीज को तोड़ते जाएं और तोड़ते जाने के बाद सबसे आखिरी में कोई चीज मिले तो वो उसके बाद ना टूटे, तो उसको कह दिया उन्होंने एटम की। किसी भी पदार्थ को आप ब्रेक करते जाइए, उस ब्रेक करने के बाद जो सबसे आपको छोटी इकाई मिलेगी, उस छोटी इकाई को क्या कहेंगे हम? तो उस छोटी इकाई को उन्होंने कह दिया कि हम एटम या परमाणु कहेंगे, और वो कैसा है? इनडिविजिबल है, मतलब उसको हम उसके बाद फर्दर नहीं तोड़ सकते। मतलब जो सबसे छोटा पदार्थ है उस पदार्थ के बाद उसको तोड़ते तोड़ते, मतलब ऐसा है, इसको तोड़ा, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स मिले, उसको तोड़ दिया, उसके बाद जो छोटा मिला, ऐसे छोटे मिलते मिलते जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो जाता है उसको एटम कहते हैं, और फिर उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये बाद में चलकर फेल भी हुई थ्योरी, क्योंकि एटम के अंदर तो हमें इलेक्ट्रॉन भी पता चले, हमें प्रोटॉन भी पता चले। तो ये जो थ्योरी थी ये क्या पूरी गलत थी? तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चीजें इन्होंने जो बताई थी वो आगे चलकर फेल हुई थी। इसलिए जो है बाद में चलकर थॉमसन पुडिंग मॉडल आया, रदरफोर्ड का मॉडल आया, बोर का मॉडल आया। तो जो हम शुरू से बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये अलग अलग मॉडल्स क्यों हुए, क्योंकि इस मॉडल में कोई ना कोई कमी थी जो इस मॉडल में आकर दूरी हुई, फिर इसमें से कुछ कमी निकाली गई तो फिर आपका रदरफोर्ड का मॉडल आया। तो ये जो था जिसमें मैंने आपको सबसे पहली जो चीज बताई थी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की कोई भी दो चीज आपस में अरेंज हो रही है तो देखिए 16 + 2 18 ही रहेगा। यहां 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का यहां पर भी मास 1, यहां पर भी हाइड्रोजन का मास 1, यहां पर भी हाइड्रोजन है तो इसका भी मास 1, इसका भी मास 1, और ये कंबाइन हुआ है तो इसका भी 16 ही होगा। तो 16 + 2 18 ही रहेगा। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। और रेशो में अगर हम बात करें तो यहां पर 1 ऑक्सीजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, तो यहां पर 2:1 का रेशो है, ये अनुपात भी फिक्स है। तो जो भी आप थ्योरीज दी डेल्टन ने वो इसी बिहाफ पर दी कि भाई क्या था। तो 1808 में ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी व्हिच वाज टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर। तो अभी तक लोग पदार्थ के बारे में बस इतना जानते थे कि पदार्थ हो सकता है, वो आपका सॉलिड हो सकता है, ठोस में हो सकता है, द्रव्य में हो सकता है, गैस में हो सकता है, लेकिन उसके इंटरनल जो चीजें थी वो बात किसने करना चालू करी? डेल्टन ने बात करी। और डेल्टन की थ्योरी में सबसे पहला जो सिद्धांत था वही था कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, कि द्रव्यमान का संरक्षण की बात करी। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं वो क्या है? कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब एक निर्धारित अनुपात की बात की। दूसरी बात की कि भाई कोई भी जो पदार्थ है उसमें सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वो एटम है। इसके अलावा ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टी। मतलब आपने अगर हाइड्रोजन का कोई भी पदार्थ या एटम लिया है तो उसका हमेशा जो मास होगा, उसका जो द्रव्यमान होगा, उसका जो भार होगा वो क्या होगा? एक ही होगा। कोई भी हाइड्रोजन का उठाकर देख लिया जाए, कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से उठाकर देखा जाए तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का आइडेंटिकल क्या रहेगा? मास और प्रॉपर्टी। मतलब जो हाइड्रोजन ऑस्ट्रेलिया में बिहेव करेगा वही ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड में भी बिहेव करेगा। तो इनका यही कहना था कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, जितने भी परमाणु हैं किसी भी आपके
एलिमेंट के, किसी भी आपके जो तत्व के, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, तो किसी भी तत्व के आपको जो परमाणु मिलेंगे उनका मास एक जैसा होगा। जैसे कि यहां पर हमने बात करी ऑक्सीजन, तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन अलास्का में जाने के बाद उसका मास कुछ अलग हो जाएगा, उसका मास भी 16 ही रहेगा, नॉर्थ अमेरिका में भी वही रहेगा, साउथ अमेरिका में भी वही रहेगा। तो ये जो डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसका ये कहना है कि किसी भी एटम को उठा लीजिए, किसी भी परमाणु को उठा लीजिए, उसके तत्व के अंदर का जो छोटा पदार्थ है उसका जो द्रव्यमान होगा, उसकी जितने भी आपके प्रॉपर्टीज होंगी, उसके अंदर जो भी आपकी अलग अलग क्रियाकलाप जिसको कहा जा सकता है, जो प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक समान ही रहेगी। हाइड्रोजन जैसा कहीं और बिहेव कर रहा है वैसे दूसरी जगह भी बिहेव करेगा, चाहे लेबोरेटरी के अंदर हो चाहे वो कहीं पर बाहर मिल जाए। इसके अलावा जो इन्होंने कंपाउंड के ऊपर बताया कि कंपाउंड क्या है, यौगिक क्या है, तो यौगिक को उन्होंने बोला कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स। अब जैसे कि कोई कंपाउंड है, जैसे H2O है, तो H2O क्या है, यहां पर H है और ऑक्सीजन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कंपाउंड यौगिक को बोला कि वो योग है किसका, 2 अलग अलग परमाणुओं का, 2 और मोर जो है मतलब परमाणुओं से मिलकर क्या बना है, आपका यौगिक बना है। और कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है, एटम्स का, परमाणुओं का ही उथल पुथल होना होता है, रीअरेंजमेंट होता है। जैसे हमने यहां पर बात करी कि भाई यहां क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन मिलकर कंबाइन हो जा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ना उसका मास बदल रहा है ना उसका रेशियो बदल रहा है। तो इन्होंने कहा कि बस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं, उसका जो आकार है वो बदल सकता है, लेकिन उसमें ना अनुपात बदलेगा ना मास बदलेगा, मतलब भार बदलेगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, पहली थ्योरी। सेकंड, सबसे छोटा पार्टिकल है उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, इंडिविजिबल है। तीसरी बात हम जो कह रहे हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनका एटम का सेम मास रहेगा, सेम प्रॉपर्टी। कहीं का भी ऑक्सीजन उठा लिया जाए, कहीं का भी फ्लोरीन उठा लिया जाए, कहीं का भी क्लोरीन उठा लिया जाए, तो उनमें हमेशा मास और प्रॉपर्टी एक जैसी ही रहेगी। इसके अलावा जो कंपाउंड होते हैं, जो यौगिक होते हैं, वो किससे मिलकर बने हैं, तो 2 या 2 से अधिक जो परमाणु हैं उनका ही मिलकर योग जो बना वो यौगिक बन गया। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया में इन्हीं का बीच में अदलाव बदलाव होता है, उनके आकार में बदलाव हो सकता है, लेकिन ना उनका द्रव्यमान बदलेगा ना उनका अनुपात बदलेगा, रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। तो ये थ्योरी थी डेल्टन की। अब ये डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल कहां हुई, इसकी कमियां क्या थी, तो कुछ चीजें तो इन्होंने सही बताई थी लेकिन कुछ के आंसर ये नहीं दे पाए थे। द थ्योरी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आप आज पढ़ते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं तो आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बता दे रहा हूं। इनको हिंदी में कहा जाता है समस्थानिक। अब समस्थानिक का मतलब क्या होता है, तो इसमें बोला जाता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब इस चीज का क्या मतलब है तो देख लेते हैं इसका क्या मतलब निकलता है। तो सेम एटॉमिक नंबर का मतलब कि एक ही प्रकार का परमाणु क्रमांक और भिन्न भिन्न हो परमाणु भार। तो आज आपको देखने मिलेगा कि भाई हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, मतलब ये जो है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक वो 1 है और परमाणु भार भी कितना है, 1 है। मतलब ये इसका एटॉमिक मास हो गया, ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो इसके अंदर एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। लेकिन अगर हम इसी हाइड्रोजन का एक आइसोटोप समस्थानिक की बात करें जिसका भार बढ़ जाता है, तो इसको कहा जाता है ड्यूटेरियम। ये जो हैवी वाटर होता है, भारी जल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ये इसी के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। एक और होता है जिसको कहा जाता है आपका क्या, तो ये होता है ट्राइटियम, ये है ड्यूटेरियम। अब यहां पर क्या बदलाव हो रहा है, ये इसका भार बढ़ता जा रहा है। और भार किस चीज से बढ़ता है तो ये बताया जाता है किसी भी एटम के अंदर कुछ जो इस तरह की चीज लिखी है, ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, और ये बताता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बारे में। तो अगर हम बात करें प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन की, तो ये होते क्या हैं? तो अभी जब जॉन डाल्टन थ्योरी दे रहे थे तो रदरफोर्ड ने, अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों ही पदार्थ जो हैं इनको आगे चलकर हमें पढ़ना है, इनको पेन कहा जाता है। पेन से याद रख लीजिए, पेन से याद रखेंगे इसमें RJC, RJC, पेन से क्या याद रखना है? RJC को याद रखना है। तो पेन से मतलब P का मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है? तो रदरफोर्ड से पता चलता है। गोल्डस्टीन का भी इसमें रोल है, लेकिन रदरफोर्ड को दिया जाता है क्रेडिट। इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये जो है जे थॉमसन ने खोला। इसके अलावा न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने खोजा था। ये तीन अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों ने खोजी थी। तो किसी भी चीज के अंदर अगर आपको मास बताना है तो मास बताने में जो होता है, प्रोटॉन की संख्या पता हो, न्यूट्रॉन की संख्या पता हो, तो वो हो सकता है। जैसे यहाँ पर इसमें प्रोटॉन कितने हैं, ये जो एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है, परमाणु क्रमांक। तो ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक को हमेशा बताया जाता है जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतना ही उसके अंदर क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। तो अगर यहाँ 1 लिखा है तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो अगर इसमें 1 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 0 होंगे। वहीं पर ड्यूटेरियम में अगर हम बात करें तो प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन 1 है, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो ये जो इसके समस्थानिक मिल रहे हैं आपको, किस आधार पे मिल रहे हैं? कि उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जब जॉन डाल्टन जब एटॉमिक थ्योरी दे रहे थे तो क्या, मुझे बताइए, क्या इन तीनों पदार्थ की खोज हो चुकी थी? नहीं हुई थी, क्योंकि आपका इसी थ्योरी में उन्होंने कहा कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स दैट इज इनडिविजिबल, कि एटम तो फर्दर डिवाइड ही नहीं हो सकता, उसको तो और तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो उनकी तो बात ही वहां पर खत्म हो गई। तो वो कैसे आइसोटोप या समस्थानिक का सिद्धांत दे सकते थे? क्योंकि समस्थानिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं में बदलाव आता जाएगा, जब उनको पता ही नहीं था कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी चीज भी होती है। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो रदरफोर्ड तो 1911 में आए, थॉमसन जो है 1904 में आए। तो ये तो इन्हीं के समय ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी डेवलप हुई। तब तो जॉन डाल्टन के समय ये चीज थी ही नहीं, तो वो कैसे समस्थानिक के बारे में बता सकते थे? तो सबसे पहली जो कमी निकालकर बताई गई डाल्टन की थ्योरी में वो था कि ये आइसोटोप के बारे में नहीं बताने में सक्षम थी। अगली अगर हम बात करें, नथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज एप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन। ना उन्होंने बताया कि भाई जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसके अंदर क्या है, ये बताने में ये क्या सक्षम थे? तो बिल्कुल नहीं। ये तो सीधा का सीधा ये बता रहे थे कि भाई ये एटम है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसका मास हमेशा वही रहेगा, किसी केमिकल रिएक्शन में जो है बस रीअरेंजमेंट हो जाएगा, जब इसका कॉम्बिनेशन होगा तो उससे कंपाउंड बन जाएगा। इसके ऊपर तो उन्होंने कुछ कहा क्या? तो इसके ऊपर तो उन्होंने कुछ सिद्धांत ही नहीं दिया। तो फिर किस तरीके से ये चीजें बताई जा सकती थी? तो यहां पर जैसे कि आपको दिख रहा है कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव, या यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की भी बात की गई है, यहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर की बात की गई। तो इन्होंने जो है किसी भी तरीके से इसको बताने में सक्षम नहीं थे कि भाई क्या होता है परमाणु का एक आकार या स्ट्रक्चर। लेटर द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पार्टिकल्स इनसाइड द एटम्स दैट प्रूव दैट एटम आर डिविजिबल। और बाद में लोगों ने खोज लिया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिसने इनकी थ्योरी को यहीं पे समाप्त कर दिया। तो इसलिए जो है कुछ डीमेरिट्स में आप ये 3 चीज बोल सकते हैं। आइसोटोप के बारे में नहीं पता चलता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, उसके अंदर जो परमाणु संरचना है वो कैसी हो सकती है, उसके बारे में भी डाल्टन बताने में असक्षम रहे, और वो बाद में चलकर डिविजिबल बन गया, तो उनकी कुछ पॉइंट्स वहां पर फेल हो गए। तो ये जो चीज थी हमने आज डिस्कस करी है। होप चीज आपको समझने आई होगी। कोई भी तरह के डाउट्स हैं, कुछ भी चीज पूछना चाहते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। तो होप चीज समझ में आ गई होगी आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।